हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलिज। और आप लोगों का आईटीआर फाइलिंग का बर्डन कम हो चुका है, बट टैक्स ऑडिट फाइलिंग आपकी फॉर असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27 स्टार्ट होने जा रही है। सर, आज के सेशन में हम लोग क्या समझेंगे? आज के सेशन में हम लोग टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे, फॉर्म नंबर 3 सीबी एंड फॉर्म नंबर 3 सीए के बीच में डिफरेंस समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल इंटरफेस भी देख के चलेंगे कंप्यूटेक्स के ऊपर। इसके अलावा टैक्स ऑडिट फाइलिंग का क्या यहाँ पे फ्लो रहा करता है, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, वो भी हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोविजन की बात करें और सेक्शन नंबर 44 ए बी आपका टैक्स ऑडिट का हुआ करता है। ये आपका प्रिजम्पटिव वाला होता है। इसके रिगार्डिंग भी कब ऑडिट होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग सिंपल प्रोविजन की बात करते हैं। बिजनेस के केस में अगर आपकी टर्नओवर है ग्रेटर देन 1 करोड़ तो आपको यहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने होंगे। सर, बात समझ में आ चुकी है, बहुत ही सिंपल सी बात है। बट इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो कहता है अगर आपकी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट अप टू 5% ऑफ द टोटल कैश रिसीट एंड टोटल कैश पेमेंट है तो उस केस में आपके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। उस केस में अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पे आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, अदरवाइज आपको यहां पे टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। ठीक है सर। सर, एक एग्जांपल भी दे दीजिए। आप यहां पे सिंपली एफएनओ करते हैं। अब एफएनओ की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो बैंकिंग मोड में होती है, वहां पे कैश रिसीट कैश पेमेंट का कुछ भी पार्ट नहीं हुआ करता है। उस केस में आपके ऊपर जो टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल होगी दैट इज ₹10 करोड़। सर, क्लियर है? हाँ जी सर। हम लोग बात करें सर बिजनेस के केस में एक और सेक्शन हुआ करता है, सेक्शन नंबर 44 एडी। आप अपनी इनकम यहां प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिस्क्लोज कर सकते हो। सर, 44 एबी एंड 44 एडी का क्या लिंकेज है, अब उसको समझना। यहां पे बोला जाता है अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 2 करोड़ एंड अगर कैश रिसीट यहां पे अप टू 5% है, उस केस में आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो यहां पे आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, 44 एडी के अंदर आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। 44 एडी की बात यहां तक है कि अगर आपकी टर्नओवर यहां पे 2 करोड़ है सिंपल वाले केस में, बट कैश रिसीट है अप टू 5%, उस केस में आपके यहां पे 3 करोड़ की टर्नओवर भी चल जाएगी। इसके बाद 44 ए बी का यहां पे रोल आता है और बोलता है अगर आप यहां पे प्रिजम्पटिव रेट से इनकम डिस्क्लोज करते हो, मतलब ग्रेटर देन 8% और अप टू 8% जो कैश वाली ट्रांजैक्शन होती है और डिजिटल वाली जो ट्रांजैक्शन होती है उसका 6% दिखा रहे हो या फिर उससे ज्यादा दिखा रहे हो, तो ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं और ना ही आपको यहां पे ऑडिट करनी है। बात समझ में आ चुकी है। 44 ए बी सिंपली बोलता है अगर आप यहां पे लोअर इनकम डिस्क्लोज करते हो और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, उस केस में आपको यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाने होंगे एंड यहां पे उन बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको एज पर सेक्शन नंबर 44 ए बी ऑडिट भी करवाना होगा। सर, बिजनेस वाला केस पूरा समझ में आ चुका है, 44 ए बी 44 ए डी का लिंकेज भी पूरा समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन से रिलेटेड सिंपली बोला गया है अगर आपकी ग्रॉस रिसीट मोर देन ₹50 लाख है तो यहां पे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना होगा। इसके अंदर कोई भी दूसरी कंडीशन नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपका प्रिजम्पटिव सेक्शन कौन सा हुआ करता है? सेक्शन नंबर 44 एडीए। सर, ये क्या बोलता है? ये सिंपली बोलता है अगर आपकी ग्रॉस रिसीट है अप टू 50 लाख एंड अगर कैश रिसीट 5% तक ही है तो उस केस में जो आपकी ग्रॉस रिसीट की लिमिट है वो यहाँ पे 75 लाख हो जाती है, सेम इस वाले केस जैसे ही। ठीक है। तो आप सेक्शन नंबर 44 एडीए के अंदर प्रिजम्पटिव रेट से अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, बट अगर आप लोग यहाँ पे लोअर इनकम डिस्क्लोज करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करने होंगे और यहाँ पे उनको ऑडिट भी करवाना होगा। ये बात आप लोगों के समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं लॉक इन पीरियड की। सर, ये क्या होता है? इफ ऑप्ट फॉर 44 एडी एंड लेटर ऑप्ट आउट विद इन 5 ईयर
यू कैन नॉट यूज 44AD फॉर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे जब भी आप ऑप्ट आउट करोगे, और टैक्स ऑडिट भी आपके ऊपर अप्लाई होगा अगर आपकी इनकम यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। सारी बातें 44AB की एप्लीकेबिलिटी की हम लोगों ने कर ली है। ठीक है सर। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं फॉर्म नंबर 3CA एंड फॉर्म नंबर 3CB की। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, बट इस वाले पॉइंट पे आज के बाद आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। सारी अटेंशन यहाँ पे रखना। सर एक बहुत ही कोर डिफरेंस है, ठीक है? यही है, जो है यही है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है? एक लाइन का डिफरेंस है और एक लाइन का डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करा देगा, आपके केस में फॉर्म नंबर 3CA जाएगा या फिर फॉर्म नंबर 3CB जाएगा। सर वो डिफरेंस क्या है? व्हेन योर अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर अनदर लॉ, मतलब सर टैक्स ऑडिट आपका एज पर इनकम टैक्स अप्लाई होता है, यस या नो? ठीक है सर। मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, चाहे आपकी टर्नओवर जितनी भी हो वहां पे आपको स्टैट ऑडिट करवानी होती है, हाँ या ना? अब आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल करवानी होती है। तो स्टैट ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट आपकी अप्लाई हुई, वही यहां पे बोला गया अगर आपके अकाउंट्स किसी अदर एक्ट के अंदर भी ऑडिट होने हैं या फिर हुए हैं तो यहां पे आपका फॉर्म नंबर 3CA जाया करता है। अगर आपके अकाउंट, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, अब इंडिविजुअल के केस में तो कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो उसके ऊपर स्टैट ऑडिट की ऐसी कोई यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई नहीं होती है, तो सिंपली वो तो यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही यहाँ पे ऑडिट करवाएगा। तो उसके लिए बोला गया है कि आप लोगों को फॉर्म नंबर 3CB भरना है। देखो फॉर्म नंबर 3CD दोनों में कॉमन है, ठीक है? उसके अंदर 44 क्लॉज आपके आया करते हैं और यहाँ पे वो फॉर्म नंबर 3CA के साथ जाएगा या फिर फॉर्म नंबर 3CB के साथ जाएगा। वही डिफरेंस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। सिंपली कंपनीज एक्ट के अंदर, LLP एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट के अंदर या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट अदर एक्ट के अंदर यहाँ पे ऑडिट होने हैं और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी उसका यहाँ पे टैक्स ऑडिट होना है, तो फॉर्म नंबर 3CA जाएगा। अगर किसी अदर एक्ट के अंदर ऑडिट नहीं होना है, सिंपली इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यहाँ पे ऑडिट होना है, तो फॉर्म नंबर 3CB आपका जाया करता है। मैं बात करूं इसके अंदर आपको क्या ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन देना होता है। सर आप अगर टैक्स ऑडिटर हो तो आप यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों ओपिनियन दोगे? वहां पे ट्रू एंड करेक्ट वाला व्यू आता है, फॉर्म नंबर 3CD के अंदर ट्रू एंड करेक्ट व्यू आता है, ट्रू एंड फेयर व्यू आपका स्टैट ऑडिट के अंदर आया करता है। बट एक बात बताइए, इंडिविजुअल के केस में तो स्टैट ऑडिट हो नहीं रही है, ओपिनियन देने की जिम्मेवारी किसकी? टैक्स ऑडिटर की। एंड फॉर्म नंबर 3CD की जिम्मेवारी किसकी? टैक्स ऑडिटर की। बात समझ में आई? क्या स्टैट ऑडिटर टैक्स ऑडिटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। यहाँ पे रेफरेंस देना होगा अगर किसी अदर पर्सन ने यहाँ पे स्टैट ऑडिट करी है, अदरवाइज अपना ही रेफरेंस देके चलना होगा। मतलब अल्टीमेटली जिसने भी स्टैट ऑडिट करी है उसका यहाँ पे रेफरेंस देना होगा। हम लोग बात करें इसके अंदर तो स्टैट ऑडिट होनी नहीं है, इसके अंदर तो सिंपली आपकी जो भी इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से ऑडिट होनी है वही यहाँ पे जाएगा। तो इसके अंदर आपके पैरा 5 होते हैं, वो हमको फिलअप करने होते हैं। कैसे फिलअप करने होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अंदर आपके 3 पैरा जाया करते हैं। इसके अंदर आपकी स्पेसिफिकली फॉर्म नंबर 3CD वाली जो रिपोर्टिंग होती है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जाया करती है। बट इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी, बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर भी एंड फॉर्म नंबर 3CD तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो इन तीनों के ऊपर ऑब्जर्वेशन जाया करती है। ठीक है सर। हम लोग बात करें नेचर ऑफ सर्टिफिकेशन की, तो यहाँ पे फैक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर 3CD, नो ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल्स। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल्स के ऊपर ओपिनियन देके नहीं चलेगा। फॉर्म नंबर 3CD के जितने भी पर्टिकुलर हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट करके चलेगा क्लॉज वाइज। ठीक है सर। यहाँ पे बट फैक्चुअल वेरिफिकेशन होगी फॉर्म नंबर 3CD की, एज वेल एज ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया जाएगा। हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, ये हमने समझ लिया है कंपनी, LLP एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपका फॉर्म नंबर 3CA जाया करता है। एंड प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म, प्रोफेशनल एंड फ्रीलांसर के केस में आपका फॉर्म नंबर 3CB CD जाया करता है। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स ऑडिट का फाइलिंग फ्लो कैसा रहता है। देखो यहाँ पे 2 लेन होती हैं, एक टैक्स पेयर की लेन, ये आपकी CA की ARCA पोर्टल वाली जो लेन होती है वो हुआ करती है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ करता है, यहाँ पे जो भी क्लाइंट है वो असाइन करता है फॉर्म नंबर 3CA CB एंड CD फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पे CA मेंबरशिप नंबर डालता है एंड यहाँ पे अपने फॉर्म CA को असाइन करता है। उसके बाद CA अपने ARCA पोर्टल से लॉग इन करता है, फॉर्म रिक्वेस्ट लिस्ट में जाके यहाँ पे उसके फॉर्म को एक्सेप्ट करता है एंड प्रिपेयर करता है फॉर्म नंबर 3CD किसके साथ?
3CA एप्लीकेबल है तो 3CA के साथ, अदरवाइज 3CB के साथ। ठीक है सर। एंड यहाँ पे अपलोड करता है अटैचमेंट, बैलेंस शीट, P&L एंड कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो भी यहाँ पे अपलोड करी जाती है। देन फिर फाइल एंड सबमिट करता है। उसके बाद फिर से टैक्स पेयर लेन में आ जाती है। जो टैक्स पेयर अल्टीमेटली जो क्लाइंट होता है वही इसको अप्रूव करता है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों पार्टी उस फॉर्म को देख सकती हैं जब आपकी टैक्स ऑडिट यहाँ पे फाइनल हो जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटेक्स के ऊपर। ठीक है सर। कंप्यूटेक्स के ऊपर यहाँ पे फॉर्म नंबर 3C एंड C भी आपको दिखाना है, तो इस वाले क्लाइंट को हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना ठीक रहेगा। अब हम लोगों को फॉर्म 3CD के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आप लोग देख पा रहे हो फॉर्म नंबर 3CB आ चुका है। सर क्यों आया है? बिकॉज ये क्लाइंट आपका इंडिविजुअल है। ये कंपनी होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म नंबर 3CA आ जाता। ठीक है सर। सबसे पहले हम लोग फॉर्म नंबर 3CB की बात कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको फॉर्म नंबर 3CA भी दिखा दूंगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? आई हैव एग्जामिन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026 एंड द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड बिगनिंग, जो भी बिगनिंग की डेट है, एंडिंग की डेट है, यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद पार्टी का जो भी नेम है यहाँ पे आ जाता है, देन जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाता है, एंड यहाँ पे पैन नंबर भी आपका आ जाता है। सर आप कंप्यूटेक्स के क्यों दिखा रहे हो? मैं बात करूँ, आपका टैक्स ऑडिट जो है वो नॉर्मल यूटिलिटी से काफ़ी कम लोग फाइलिंग करते हैं। आपका कंप्यूटेक्स या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर से ही इसकी फाइलिंग हुआ करती है। अब हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है? आई सर्टिफाई द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस आर एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एट हेड ऑफिस। जो भी हेड ऑफिस या फिर जो भी ब्रांच है उनकी बैलेंस शीट P&L हमने यहाँ पे सर्टिफाई करी है। उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जर्वेशन है तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के अंदर डाला करते हो। ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 3B के अंदर यहाँ पे बोलता है आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose of audit। सारी मैंने यहाँ पे ऑब्टेन करी है इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ क्या आप लोगों को लगता है फॉर्म नंबर 3CA के अंदर देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज स्टैट ऑडिट उसकी हो रखी है, तो वहां पे हम पर्टिकुलरली फॉर्म नंबर 3CD की ही बात करेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे बट वो ओपिनियन दे रहा है। सर क्या दे रहा है? इन माई ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू मी the said accounts read with the notes thereon if any give a true and fair view। सर यहाँ पे टैक्स ऑडिट में ट्रू एंड फेयर व्यू की तो कुछ बात होती ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये किसके रिगार्डिंग है? ये आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह आपने चेक किए हैं उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर। फिर हम लोग आ जाते हैं घूम फिर के, देखो ये वाला जो पॉइंट नंबर 4 एंड 5 है ना, ये आपको पॉइंट नंबर 2 एंड 3 दिखता है किसके अंदर? आपका फॉर्म नंबर 3CA के अंदर। कि फॉर्म नंबर 3CD हम यहाँ पे एनेक्स कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रू एंड करेक्ट व्यू दे रहा है, इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जर्वेशन है या फिर ऑब्जर्वेशन शीट है वो हम लोग अलग से भी अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उन ऑब्जर्वेशन के अलावा यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 3CD है वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू प्रेजेंट कर रहा है। सर फॉर्म नंबर 3CA भी दिखा दो। अब आ जाइए फॉर्म नंबर 3CA के अंदर। इसके अंदर आपका सिंपली आ जाता है सबसे पहले आई रिपोर्ट द स्टैट ऑडिट ऑफ मेजर्स, जो भी क्लाइंट का नेम है, एड्रेस है, पैन है, बट यहाँ पे आ जाता है वाज कंडक्टेड बाय मी। ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नहीं होगी, यहाँ पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है सर। एंड आई एनेक्स हियर टू कॉपी ऑफ, जो भी अगर फर्म है तो यहाँ पे आवर आ जाती है, या फिर किसी और ने किया तो देर यहाँ पे आ जाया करता है, अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड है बाय द सेड एक्ट, सारे यहाँ पे एनेक्स किए जाते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हमारा पॉइंट 2 आ जाता है, 3 आ जाता है। सर किसका होता है? सेक्शन नंबर 44AB फॉर्म नंबर 3CD का। वही यहाँ पे बोला जाता है सिंपली फॉर्म नंबर 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिफिकेशन के अलावा फॉर्म नंबर 3CD आपका ट्रू रिव्यू प्रेजेंट कर रहा है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सो आज हम लोगों ने डिटेल में समझा टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को, फॉर्म नंबर 3CA CB के डिफरेंस को एंड टैक्स ऑडिट फाइलिंग का फ्लो क्या रहा करता है। अगर आप लोग टैक्स ऑडिट प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं देन मेरा डिटेल कोर्स फिनटेक्स प्रो पे अवेलेबल है, आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज रहेगी, सर नेक्स्ट ईयर तो फॉर्म चेंज होने वाला है, उसके अंदर जो चीज़ें वो भी चेंज होंगी, तो ये कोर्स आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। जितनी भी अमेंडमेंट्स, जितने भी यहाँ पे अपडेट्स आएंगे, जब भी वो आएंगे इसके अंदर लेक्चर ऐड ऑन कर दिए जाएंगे, नोट्स मॉडिफाइड यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए जाएंगे।
यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता है कि इंडिविजुअल के केस में किस तरीके से फॉर्म नंबर 3 सीबीसीडी फाइलिंग करनी है एंड यहाँ पे कंपनी के केस में किस तरीके से फॉर्म नंबर 3 सीएसीडी की फाइलिंग करनी है एंड जो भी 44 एडी 4 वाला जो एग्जांपल था उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे केस स्टडी अवेलेबल है। एआरसी पोर्टल पे किस तरीके से आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट आपको अपलोड करनी होती है, क्या-क्या यहाँ पे अटैचमेंट लगानी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल में देखने को मिलती है। सो थैंक यू सो मच गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। बाय बाय, टेक केयर।